सभी को नमस्कार। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पार्ट फर्स्ट में अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। फिनॉल के रासायनिक गुणों की चर्चा अपन कर रहे थे। अब इनके रासायनिक गुणों में अपन ने इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को तीन भागों में वर्गीकृत किया, क्लासिफाई किया। रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, इस OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं हैं रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। और तीसरे प्रकार की अभिक्रियाएं संघनन अभिक्रियाएं, कंडेंसेशन रिएक्शंस। इन तीन अभिक्रियाओं में से OH समूह की अभिक्रियाएं अपने पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, दूसरे प्रकार की अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग। बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं अपन आज पढ़ना शुरू करेंगे। देखिएगा, ये बेंजीन वलय मतलब एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिकों की मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन जो होती हैं वो होती हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, तो इसकी जो मुख्य अभिक्रिया, मेन रिएक्शन है वो क्या होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, मतलब इस बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही ही निकलेगा, तो उसको अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब देखिए, यह अभिक्रिया बेंजीन वलय के लिए मुख्य अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। अब इस अभिक्रिया पर इस OH समूह का क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इस फिनॉल में जो OH समूह है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को किस तरह से प्रभावित करता है। तो इसके लिए आपको फिनॉल की अनुनादी संरचनाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिएगा, OH समूह के दो प्रकार के प्रभाव मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला प्रभाव है OH समूह का अनुनादी प्रभाव, मतलब +M या +R प्रभाव। फिनॉल में जो OH समूह का ऑक्सीजन है उस पे जो लोन पेयर है वह बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मी अवस्था में पाया जाता है, कॉन्जुगेटेड स्टेट में है। तो इससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय पे इस तरह से, बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएंगे, बेंजीन वलय की तरफ शिफ्ट होंगे। कौन सा प्रभाव है ये? +R या +M, इसको आप कह सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, इस ऑक्सीजन और बेंजीन वलय के कार्बन के बीच में द्विबंध आ गया, ऑक्सीजन पर प्लस, बेंजीन वलय की इस ऑर्थो स्थिति पे माइनस, और ये डबल बॉन्ड पहले की स्थिति में है ही। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये पाई इलेक्ट्रॉन पैरा स्थिति पे चले जाएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड OH, ये प्लस है ही, ये इलेक्ट्रॉन इधर आने से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड पहले से है, पैरा पे आ गया माइनस, फिर ये माइनस इधर और ये इलेक्ट्रॉन ऑर्थो स्थिति पे चले गए। तो इस ऑर्थो पे माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड OH, यहाँ ऑक्सीजन पे प्लस है ही, फिर ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन इधर और ये डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, तो ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो फिनॉल में ये अनुनादी संरचनाएं पाई जाती हैं। +R मतलब प्लस अनुनाद या प्लस मेसोमेरिक प्रभाव के कारण क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पर उपस्थित जो लोन पेयर है वो बेंजीन वलय में प्रवेश कर रहे हैं, और इससे बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। तो जब अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देखेंगे तो जो आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन स्नेही को मैं यूं लिख दूं E+, इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला माइनस की तरफ आकर्षित होने वाला तो प्लस ही होगा।
किधर आकर्षित होगा? ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर की तरफ आकर्षित होता है, स्थितियों पर आकर जुड़ता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन्स नहीं उन स्थितियों पर आकर जुड़ेगा जहां उसको इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा मिलेंगे। तो OH समूह के कारण बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न हो गया। इस कारण आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहां जुड़ेगा? आकर ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर आकर जुड़ेगा। तो यह किस कारण से हुआ? इस OH समूह के कारण हुआ। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं को कहता है कि जाके ऑर्थो पैरा पे जुड़ो, वहां नेगेटिव मैंने बढ़ा दिया है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा दिया है। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे? अतः जो OH समूह है, OH समूह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी समूह है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं को ये ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर जोड़ने के लिए निर्देश दे रहा है, निर्दिष्ट कर रहा है। ठीक है। दूसरा प्रभाव देखिएगा इस OH समूह का क्या है। अपन जानते हैं ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है। बेंजीन वलय के कार्बन के साथ ऑक्सीजन एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो यहां -I प्रभाव के द्वारा ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। तो देखिए बेंजीन वलय से इस बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रभाव को क्या कहेंगे? माइनस प्रेरण प्रभाव, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस कारण से क्या होगा? बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है। तो OH समूह का बेंजीन वलय पर दो प्रभाव पड़ रहे हैं एक साथ, एक +R+M और दूसरा -I प्रभाव। +R+M की वजह से OH समूह बेंजीन वलय पर ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश उत्पन्न कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। और -I की वजह से यह बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम कर रहा है। अब दोनों प्रभावों की अगर अपन तुलना करें तो OH समूह के लिए, जो OH समूह है उसके लिए, OH समूह के लिए +R प्रभाव है, उसका मान -I प्रभाव से ज्यादा होगा या ज्यादा होता है। जो प्लस अनुनाद प्रभाव है उसका प्रभाव -I प्रभाव से ज्यादा है। मतलब बेंजीन वलय पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाने वाली घटना है वो कम करने वाली घटना से ज्यादा है कि नहीं? तो अपन कहेंगे कि ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा उसमें OH समूह बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा रहा है। बेंजीन वलय पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आक्रमण कर रहा है वो तेजी से आकर्षित होगा, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो अपन कहेंगे कि OH समूह है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सक्रियकारी समूह है। अतः OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सक्रियकारी समूह है। तो OH समूह के दो प्रभाव हो गए, ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी है और दूसरा प्रभाव क्या है? ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सक्रियकारी है। अपन ने एरिल हैलाइड पढ़ा था तो उसमें देखा था कि हैलोजनों में भी ऐसा ही हो रहा था। +R+M प्रभाव के कारण हैलोजन के ऑर्थो पैरा स्थितियों पे -R आ रहा था, लेकिन हैलोजनों का जो -I प्रभाव है वो +R से ज्यादा था। इसलिए अपने हैलोजनों को क्या बोला? ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी तो बोला, लेकिन वो निष्क्रियकारी थे। इसलिए एरिल हैलाइड की जो इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो बेंजीन वलय से धीमी होती है, जबकि यहां पर अपन देखें कि फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बेंजीन वलय की तुलना में ज्यादा तेजी से होती हैं, क्योंकि OH समूह ऑर्थो पैरा निर्दिष्टकारी होने के साथ साथ सक्रियकारी भी होता है। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए। अब देखिए जो फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अपन उदाहरण लेंगे, बहुत सारे उदाहरण लेंगे।
लेकिन मैं एक सामान्य अभिक्रिया लिख दूं तो देखिए क्या होगा। यह है फिनॉल। फिनॉल में अपन जानते हैं कि एक कार्बन पर तो OH जुड़ा हुआ है बेंजीन वाले के, बाकी 5 कार्बनों पे 5 हाइड्रोजन है कि नहीं, तो इस पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, ऑर्थो पे जुड़ सकता है और पैरा पे जुड़ सकता है। तो इसमें जो उत्पाद बनेंगे उस उत्पाद में देखिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पैरा पे भी जुड़ सकता है, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं ऑर्थो और पैरा दोनों पे भी जुड़ सकता है। यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़ सकता है और यहाँ भी जुड़ सकता है। तो 3 प्रकार के उत्पाद विभिन्न अभिक्रियाओं में अपने सामने आएंगे और निकलेगा क्या, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ेगा वहाँ से H+ निकलेगा। तो देखिए ये जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्लस है ना इस पे, और ये निकलने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं H+। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं ने इलेक्ट्रॉन्स नहीं को प्रतिस्थापित किया है, इसलिए अपन कह रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। और इन अभिक्रियाओं में एक चीज आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है, वो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक अभिक्रिया में आक्रमणकारी स्पीसीज कौन सा है, मेन अटैकिंग स्पीसीज कौन सा है, वो आपको ध्यान इसमें रखना है। तो सबसे पहले देखिए मैं एग्जाम्पल ले लूं, नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण। बेंजीन वाले पे NO2 समूह जुड़ेगा, उसी को अपन नाइट्रीकरण बोल रहे हैं। देखिए कैसे होगा। यह है फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया अगर तन्नु HNO3 के साथ करवाते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 298 केल्विन, तो क्या बनेगा, फिनॉल के ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर नाइट्रो समूह जुड़ता है। ये NO2 ऑर्थो स्थिति पे और ये यहाँ NO2 जुड़ गया पैरा स्थिति पे। इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। देखिए तापमान आपने सामान्य तापमान रखा है 298 केल्विन, और जिसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं फिनॉल की वो है तनु HNO3। तो इसमें NO2 समूह, NO2 यहाँ मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो एकल प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त हुआ, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिला है। या तो ये ऑर्थो स्थिति पे जुड़ा या पैरा स्थिति पे जुड़ता है। लेकिन अगर आप फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न कराते हैं। देखिए आप अभिक्रमक चेंज होने से उत्पाद बदल जाता है, तो ये जो क्रिया कारक है सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण है, ये बहुत ही प्रबल नाइट्रिक कारक हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग नाइट्रेटिंग एजेंट हो जाते हैं। तो क्या होगा, एक ही बेंजीन वलय की सभी संभावित स्थितियों पर NO2 समूह जुड़ जाता है। बेंजीन वलय की दोनों ऑर्थो स्थितियों पर और एक पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ गया। क्या नाम हो गया इसका, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस कार्बन को 1 नंबर माने तो ये 2, 3, ये 4 हो गया, 5 और ये 6 हो गया, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक एसिड भी कहते हैं, पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो अभिक्रियाएं हो रही हैं
इन अभिक्रियाओं में जो मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है वो क्या है। सबसे पहले मैं इस ऊपर वाली अभिक्रिया के लिए अगर ले लूं, इसके लिए तो देखिए क्या होगा, HONO2 प्लस HNO3, ये भी HNO3 है, ये भी HNO3 है, यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस, दोनों आपस में क्रिया करके H2 निकाल देंगे, माइनस H2O, यहाँ से H प्लस और यहाँ से OH माइनस। OH माइनस जहाँ से निकलेगा तो बच गया NO2 और इस पे आ गया प्लस, और जहाँ से H प्लस निकलेगा वहाँ से NO3 और ये आ गया माइनस। ये जो NO2 प्लस है इसे कहते हैं नाइट्रोनियम आयन, और ये मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है। देखिए इस पे प्लस है कि नहीं, NO2 है, इसके ऊपर प्लस है, तो ये इस अभिक्रिया के लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है। ये आपको हर अभिक्रिया के लिए पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए। तो जैसे देखें, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले एक सामान्य अभिक्रिया देखी थी, उसमें E प्लस लिखा था, यहाँ E प्लस की जगह क्या आ गया, NO2 प्लस। नाइट्रोनियम आयन इस अभिक्रिया के लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है। अब देखिए ये वाली जो अभिक्रिया है दूसरी वाली, इसमें सांद्र HNO3 के साथ क्या है, सांद्र H2SO4 है। ठीक है, तो HONO2 प्लस HHSO4, H2SO4 को मैंने ऐसे लिख दिया HHSO4, HONO2 ये HNO3 को मैंने लिख दिया। H2SO4 है वो नाइट्रिक अम्ल की तुलना में ज़्यादा प्रबल होता है, तो यहाँ से मिलेगा H प्लस और यहाँ HNO3 में से निकलेगा OH माइनस, तो दोनों मिलके H2 के रूप में निकल जाएंगे। इसमें से OH माइनस निकला तो बच गया NO2 प्लस, और इसमें से H प्लस निकला तो बच गया HSO4 माइनस, तो वही NO2 प्लस प्राप्त हो गया। चूंकि H2SO4 की तुलना में ये आसानी से और तेजी से प्राप्त हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो रहा है, इसीलिए देखिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल प्राप्त हुआ। तो ये इसको NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयन को बनाने के लिए H2SO4 सहायता कर रहा है, तेजी से इसको बना रहा है, इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में NO2 प्लस जुड़े हैं बेंजीन वलय पे। तो ये नाइट्रोनियम आयन मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज हो गया नाइट्रेशन अभिक्रियाओं के लिए। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोनियम आयन इस अभिक्रिया के लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है, मुख्य इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया नाइट्रेशन या नाइट्रीकरण। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वो है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। नाम वाली अभिक्रिया है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये भी दो प्रकार से है, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। तो फर्स्ट है एल्काइलेशन, मतलब एल्कलीकरण, बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे एल्किल समूह जुड़ेगा, इसलिए इसको एल्कलीकरण कहते हैं। क्या होगा इसमें, देखिए अभिक्रिया देखते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया अपन एल्किल हैलाइड के साथ करवाते हैं, जिसमें मैं यहां पे ले रहा हूं CH3Cl, और ये अभिक्रियाएं होती हैं निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है, तो क्या बनेगा, फिनॉल के वही ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे प्रतिस्थापन होगा जो कि यहां पर CH3 समूह के द्वारा हो रहा है। यह है ऑर्थोक्रिसोल और यह है पैराक्रिसोल। अब देखिए ऑर्थो पैरा स्थिति पे CH3 जुड़ा, इसका मतलब यही इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। कैसे होगा, इसकी क्रियाविधि देखिए क्या है,
सबसे पहले अपन देखें कि जो CH3Cl है वो AlCl3 जो कि लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है उसके साथ क्रिया करेगा। तो कार्बन और हेलोजन के मध्य जो बंध है उसका विखंडन इस तरह से होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन Cl पे चले जाएंगे तो कार्बन पे क्या आ गया, CH3 प्लस आ गया और ये बन गया AlCl4 माइनस। Cl माइनस चूंकि AlCl3 के साथ जुड़ रहा है तो उस पर माइनस आ गया। ये क्या है, कार्ब धनायन है, कार्बोनियम आयन है, कार्बोकेटाइन है। ये इसके लिए मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एल्कलीकरण वाली जो अभिक्रिया है उसमें मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज क्या है, कार्ब धनायन है। जो यहाँ Cl के साथ कार्बन जुड़ा है वो कार्बन बेंजीन वलय की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे जुड़ेगा और इसमें से जो H+ निकलेगा वो H+ क्या करेगा, AlCl4 माइनस में से Cl माइनस को निकाल लेगा और HCl का निर्माण कर देगा। तो इस तरह से ये एल्कलीकरण है और इसमें एल्काइलेशन होता है निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में। ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है AlCl3। तो मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज क्या हुआ, कार्ब धनायन। तो ये है एल्कलीकरण। अब दूसरा भाग देखिएगा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का, एसिटाइलेशन, एसिटलीकरण। एसिटलीकरण मतलब एसिटिल समूह बेंजीन वलय की ऑर्थ और पैरा स्थितियों पे आके जुड़ेगा। देखिए कैसे, फिनॉल की अभिक्रिया करवा रहे हैं अपन CH3COCl एसिटिल क्लोराइड के साथ, वही निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में। तो देखिए यहाँ पे वापिस एल्कलीकरण में एक बार देखें आप, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ था वहां से हटेगा और इस कार्बन पे प्लस आ गया, ये कार्बन ही जाके बेंजीन वलय की ऑर्थ और पैरा स्थितियों पे जुड़ रहा है। वैसे यहाँ पर भी होगा, Cl हटा दो, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ये कार्बन जाके बेंजीन वलय की ऑर्थ और पैरा स्थितियों पे जुड़ेगा। तो COCH3, ये COCH3 तो है, ऑर्थो पे जुड़ गया और COCH3 पैरा पे जुड़ गया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं क्या है, COCH3 है। ध्यान रखिए अभी अपन निकालेंगे। एसिटिलिनियम आयन है वो इसका मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है। इसका नाम क्या है, यहां देखिए ये तो कीटोनी समूह है और ये फिनोलिक समूह है। तो इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा हुआ, कीटोनी समूह मुख्य है, एल्कोहलिक समूह बाद में आता है। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन और ये है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। COCH3 देखिए कैसे मिला। इसकी अगर अपन क्रिया विधि देखें तो CH3 डबल बॉन्ड OCl AlCl3 के साथ क्रिया करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बंध के इलेक्ट्रॉन है ये Cl पे चले जाएंगे। तो CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा और AlCl4 माइनस प्राप्त हो जाएगा। इस धनायन को क्या कहते हैं, एसिटिलिनियम आयन, और ये इसमें मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है। मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज एसिटिलिनियम आयन है, ये मुख्य इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीशीज है। फिर जहां पे CH3CO+ जुड़ेगा वहां से जो H+ निकलेंगे वो H+ AlCl4 माइनस से क्रिया करेंगे और AlCl3 प्लस HCl
प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए दो प्रकार की अभिक्रियाएं, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण, दोनों को अपन क्या नाम दे रहे हैं, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं। तो फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एल्कलीकरण और एसिटिलीकरण। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखिए, ब्रोमीनीकरण। तीसरा जो एग्जांपल ले रहे हैं अपन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन फिनोल में, उसमें जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं उसमें है ब्रोमीनीकरण। तीसरी ब्रोमीनेशन, ब्रोमीनीकरण। देखिए कैसे, फिनोल है, उसकी अभिक्रिया अगर आप ब्रोमीन जल के साथ कराते हैं, ब्रोमीन जल, ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हैं, तो मिलता है आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ऑर्थो पे बी आर, पैरा पे बी आर, तो क्या नाम है इसका, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। फिनोल की 2, 4 और 6 तीनों स्थितियों पे बी आर जुड़ जाता है। त्रिप्रतिस्थापी ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इसमें प्राप्त होता है। लेकिन मान लो अगर आपको एकल प्रतिस्थापी ही चाहिए, आपको या तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल चाहिए या पैराब्रोमोफिनॉल चाहिए, तो क्या करें, तो ये अभिक्रिया है, ये आपको अध्रुवीय माध्यम में संपन्न करानी होंगी और टेम्परेचर भी लो रखना पड़ेगा। तो अगर आप फिनोल की अभिक्रिया, ये फिनोल की अभिक्रिया ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ब्रोमीन जल से कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, CS2 या CCl4 की उपस्थिति में 273 केल्विन तापमान पर। टेम्परेचर भी लो रखना पड़ेगा आपको और माध्यम भी कैसा रखना पड़ेगा, अध्रुवीय रखना पड़ेगा, नॉन पोलर रखना पड़ेगा। तो अभिक्रिया आपको करवानी है कार्बन डाइसल्फाइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में मान लो आपको फिनोल और ब्रोमीन जल दे दिया सिर्फ, तो कहीं आप उस वाला उत्पाद लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये देखना है कि यह अभिक्रिया किस माध्यम में संपन्न हो रही है, उसके आधार पर उत्पाद प्राप्त होगा। तो देखिए क्या होगा, फिनोल है, उसकी ऑर्थो स्थिति पर या पैरा स्थिति पर, इस तरह से ये उत्पाद प्राप्त होंगे। तो इसका नाम क्या है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, और ये है पैरा ब्रोमोफिनॉल। तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल ये अलग अलग उत्पाद प्राप्त होंगे अगर ये अभिक्रिया आप अध्रुवीय माध्यम में संपन्न कराते हैं। तो ये यहाँ पे हो गया ब्रोमिनेशन, और इसका जो मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है, मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज, तो देखिए क्या होगा कि ये जो Br और Br है, इसके मध्य जो बंध है उसका विषमांश विखंडन होता है। बंध के इलेक्ट्रॉन एक ब्रोमीन पे चले जाते हैं, तो एक ब्रोमीन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, दूसरे पे आधिक्य हो जाता है। तो ये बन गया ब्रोमोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, ये इसमें मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है, ब्रोमोनियम आयन Br+। तो इस तरह से आप फिनोल का ब्रोमीनीकरण कर सकते हैं, ब्रोमिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या बेंजीन वलय पे होने वाली इंपॉर्टेंट अभिक्रिया देखिए क्या है, सल्फोनेशन। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनीकरण,
सल्फोनीकरण में क्या होता है, फिनोल की अभिक्रिया अगर आप सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं या ओलियम के साथ कराते हैं, या आप ओलियम भी ले सकते हैं, H2H2O7 जो होता क्या है वास्तव में H2SO4 प्लस SO3 होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं। तो सांद्र H2SO4 के साथ कराएं या ओलियम के साथ कराते हैं तो क्या होगा, SO3H समूह ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे जुड़ जाते हैं। अब देखिए SO3H और OH दोनों समूहों में से मुख्य समूह होता है सल्फोनिक अम्ल समूह। तो ये मुख्य हो गया तो OH प्रतिस्थापी हो गया, तो इसका नाम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये उत्पाद प्राप्त होते हैं। अब इसमें होता क्या है देखिएगा, HSO4 H2SO4 को लिख दूं मैं, प्लस HOSO3H में यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए H प्लस और यहाँ से OH माइनस H2O के रूप में निकल जाएंगे, माइनस H2O, तो ये बना HSO4 माइनस और ये बन गया SO3H और ये है यहाँ पे प्लस। SO3H ये प्लस है, इसमें से H प्लस निकल जाएगा और बन गया सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड। ये मुख्य आक्रमणकारी स्पीसीज है। SO3 देखिए इस पे प्लस तो नहीं है, लेकिन सल्फर के पास एक तो रिक्त डी कक्षक उपलब्ध है, साथ ही इस पर 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं जो सल्फर से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसलिए सल्फर को इलेक्ट्रॉन न्यून बना देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उस पर धनावेश ही हो, प्लस चार्ज ही हो, वो इलेक्ट्रॉन न्यून भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसमें। तो देखिए क्या होगा, जब फिनोल पर ये SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड अटैक करेगा तो क्या होगा, इस पर जाकर जुड़ेगा, बेंजीन वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा तो सल्फर पे क्या आ गया, माइनस आ गया, और इस कार्बन से क्या निकला, H प्लस निकल जाएगा। SO3 जुड़ा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं जुड़ा है और H प्लस निकला है, ये H प्लस वापिस आके इस SO3 माइनस पे जुड़ जाएगा और SO3H बन जाएगा। वैसे पैरा पे होगा, SO3 अगर पैरा पे जुड़ेगा तो सल्फर पे माइनस आ जाएगा, H प्लस निकल जाएगा, वो H प्लस वापिस SO3 माइनस पे जुड़ के SO3H समूह बना लेता है। तो इस तरह से ये सल्फोनीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये कुछ अभिक्रियाएं अपन ने आज देखी हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, और काफ़ी अभिक्रियाएं बची हुई हैं बेंजीन रिंग की ही। वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए इसलिए इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी नाम वाली अभिक्रियाएं भी अपन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवारजनों का ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।